बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी कि 491 क्या है। 491 सीआरपीसी हेबियस कार्पस के मुतालिक है। हेबियस कार्पस का लफ्जी माना है हैव हिज बॉडी, यानी इसके आम जुबान में ये कहा जाएगा कि जब भी कोई शख्स किसी गैर कानूनी कस्टडी में होगा, किसी भी गैर कानूनी तहवील में होगा या उसे गैर कानूनी तौर पे कहीं हिरासत में रखा गया होगा, तो उसको वहां से आज़ाद कराने के लिए हमें क्या करना होगा। कोई भी आम शहरी किसी भी तरह के इस तरह के मामलात में होगा तो उन्हें 491 सीआरपीसी ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 491 के तहत हेबियस कार्पस की रिट फाइल करनी होती है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हेबियस कार्पस की रिट बेसिकली है क्या। तो हेबियस कार्पस की रिट में ऑनरेबल हाई कोर्ट को इख्तियार हासिल होता है कि वो अपनी एपेलेंट जुरिस्डिक्शन में कोई भी शख्स जो किसी की गैर कानूनी तहवील में हो उसको वहां से छुड़वा के वो उसे आज़ाद कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट के पास दो तरह की जुरिस्डिक्शन है कि एक तो वो किसी भी गैर कानूनी हिरासत में शख्स को वहां से छुड़वा कर अपने पास पेश करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, और जब वो उनके पास पेश हो जाता है तो उस वक्त इस बात पे यकीन करने पे कि ये कस्टडी वाकई इलीगल थी या इम्प्रॉपर कस्टडी थी, उस सूरत में वहां से छुड़वा के उसको अगर वो बालिग है तो उसको आज़ाद कर दिया जाएगा, और अगर वो नाबालिग है तो उसको उसके गार्डियन के हवाले किए जाने के ऑर्डर हाई कोर्ट कर देगा। 491 सेक्शन सिर्फ आप सेक्शन पढ़ें तो इसमें इस सेक्शन के पढ़ने से हमें इसमें तकरीबन 5 तरह की इलीगल कस्टडीज नजर आती हैं। किस 5 तरह की क्या कस्टडीज हैं जो इलीगल है। उसमें सबसे जो पहली कस्टडी सेक्शन ए में बताई गई है उसमें वो बताया गया है कि अगर एपिलेंट जुरिस्डिक्शन में कोई भी शख्स जिसको कानूनी तौर पे डील ना किया जा रहा हो, उसके मामलात को गैर कानूनी तौर पे हो, तो उसे अपने पास कोर्ट में पेश करके और उसको अहकाम जो हुकाम बाला हैं या जिन्होंने उसकी कस्टडी को रखा है उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि उनको कानून के मुताबिक रसाई दी जाए और कानून के मुताबिक उनको डील किया जाए। इसमें हाई कोर्ट के पास सेक्शन 491 और सेक्शन 561 सीआरपीसी के तहत इख्तियारात मौजूद हैं। इसके अलावा जो इख्तियार है 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत भी उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। इसके बाद सेक्शन बी, सेक्शन 491 की सब क्लास बी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि किसी तरह का कोई शख्स जब किसी इम्प्रॉपर या इलीगल कस्टडी में हो, वो कस्टडी इम्प्रॉपर और इलीगल दो तरह की हो सकती है। एक वो होती है पब्लिक कस्टडी में हो या प्राइवेट कस्टडी में, यानी कि गवर्नमेंट के पास अगर कोई बंदा मौजूद है और वो किसी गवर्नमेंट के इदारे के पास है जिसे इलीगल कस्टडी में या इम्प्रॉपर कस्टडी में रखा गया है तो उसको, या उसके अलावा प्राइवेट किसी कस्टडी में मौजूद है तो उसको भी अदालत के पास इख्तियारात हासिल हैं कि उसको वहां से अपने पास बुलवाए, अपने सामने पेश करने का हुक्म दे और उसके बाद उसको रिलीज करने का हुक्म दे। इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इलीगल कस्टडी क्या है और इम्प्रॉपर कस्टडी क्या है। इलीगल कस्टडी जो है वो ये है कि कोई भी शख्स उसको इख्तियार हासिल है, उसको आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान फराहम करता है, तो उसे जब भी कभी किसी ऐसी तहवील में रखा जाएगा जैसे कि कोई शख्स किसी मुकदमा या जुर्म में मुलविस है, उसको पुलिस उठा के ले जाती है और 24 घंटे के अंदर अंदर वो उसे पेश नहीं करती या रोजनामचे में उसका इंदराज नहीं करती, तो उस सूरत में 24 घंटे के बाद जितनी भी उसकी तहवील या कस्टडी होगी वो इलीगल कस्टडी होगी। इसी तरह बगैर एफआईआर के इंदराज के अगर किसी शख्स को कोई अदारा उठा के ले जाता है या कोई प्राइवेट पर्सन अपनी कस्टडी में रखता है तो उसका इख्तियार भी ऑनरेबल हाई कोर्ट को हासिल है कि वो उसके इख्तियारात को उसको अपने पास बुलाए और उसके बाद उसके लिए मुनासिब ऑर्डर करे। मैं अर्ज कर चुका हूँ मुनासिब ऑर्डर्स दो तरह के हैं। एक तो यह है कि वो उन्हें अपने पास बुलाएगा और अगर वो बालिग है, सुई जुरिस है, तो उसे वो आज़ाद करने का हुक्म देगा और उसे इख्तियार हासिल है कि वो जहाँ मर्जी जाए, और अगर वो नाबालिग है तो उसको उसके गार्डियन के हवाले कर दिया जाएगा। इसमें इम्प्रॉपर कस्टडी और इलीगल कस्टडी में थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। इम्प्रॉपर कस्टडी ये है कि जो इलीगल तो ना हो
लेकिन इम्प्रॉपर हो। जैसे कि वालिद अगर माँ से जबरदस्ती बच्चे छीन के ले जाता है तो उस सूरत में वालिद के पास बच्चों की कस्टडी इलीगल नहीं होगी, लेकिन वो इम्प्रॉपर इस तरह होगी जैसे कि कानून में प्रोवाइड कर दिया गया कि 7 साल की उम्र तक का बेटा अपनी माँ के पास रहेगा, शादी तक बेटी अपनी माँ के पास रहेगी। अगर नाचाकी होती है या इस सूरत में कोई ऐसा इशू इनके दरमियान होता है और वो इन बच्चों को जबरदस्ती छीन के ले जाता है तो उसके पास जो कस्टडी होगी अपने बच्चों की वो इलीगल नहीं होगी, लेकिन वो इम्प्रॉपर कस्टडी उसमें शामिल होगी। इसी तरह एक बच्ची ने कोर्ट मैरिज कर ली और वो शादी करके या अपनी मर्जी से शादी की और शादी करके वो अपने हस्बैंड के पास रह रही है, वहां से उसके वालिदैन उसे छीन के ले आते हैं वहां से या किसी जरगे से या किसी तरह अपने पास बुलवाते हैं और उसके बाद उसकी मर्जी के बगैर वो उसको अपनी तहवील में रखते हैं, तो ये वालिदैन के पास कस्टडी भी इलीगल इम्प्रॉपर कस्टडी की मद में आएगी। इसके साथ ही इस तरह की दीगर बेशुमार मसाले मौजूद हैं जो इन्हीं तरह की आती हैं। तो इम्प्रॉपर कस्टडी को समझाने के लिए दो ही चीजें थी कि जो कस्टडी इलीगल ना हो लेकिन कानून के मुताबिक वो प्रॉपर ना हो तो उसे इम्प्रॉपर कस्टडी कहा जाएगा। सेक्शन 491 की सब क्लॉज सी आगे जाके डिफाइन करती है कि ऐसा कैदी जो किसी दीगर कैद में मौजूद हो, किसी दीगर जेल में हो, लेकिन उसकी एविडेंस रिक्वायर्ड हो किसी दीगर मुकदमे में या किसी दीगर अदालत के रूबरू उसकी एविडेंस रिक्वायर्ड हो, तो उसको भी अदालत 491 के तहत ऑर्डर कर सकती है और ऑर्डर करके वहां से जेल से बुलवा के एविडेंस के लिए पेश कर सकती है अपने पास या किसी उसको जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसको उसके पास पेश करने का कह सकती है। 491 की सब क्लॉज डी कहती है कि अगर कोर्ट मार्शल को या किसी कमिश्नर को किसी कैदी का बयान रिकॉर्ड करना हो या उसे ट्रायल में अपने सामने पेश करना हो तो उस सूरत में भी 491 सेक्शन के तहत उस कैदी को कोर्ट मार्शल के सामने उनकी प्रोसीडिंग या ट्रायल के सामने या कमिश्नर के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें भी पेश करने के लिए सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत तलब किया जा सकता है। सेक्शन 491 सीआरपीसी की क्लास जो ई है वो ये कहती है कि एक कैदी एक जेल में हो और वहां से उस कैदी को किसी दीगर जेल में मुंतकिल करना हो। सपोज रावलपिंडी सेंट्रल जेल अडयाला में एक कैदी मौजूद है और वो रिक्वायर्ड है किसी दीगर जगह उसे ट्रांसफर करना है, जैसे जेलम डिस्ट्रिक्ट जेलम जेल में करें या डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में उसको ट्रांसफर करना हो। ऐसी सूरत में भी सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत उसको वहां से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब सेक्शन 491 की 3 क्लॉजेस हैं बेसिकली। वो जो 1 था उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि किन किन सूरतों में 491 का यूज किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 491 जो 2 है उसमें हाई कोर्ट ने को ये इख्तियार हासिल है कि हाई कोर्ट, अब क्योंकि आपको पता है रश ऑफ वर्क्स बहुत ज्यादा होता है, हाई कोर्ट पे बर्डन होता है, उसको कम करने के लिए हाई कोर्ट ने 2002 में एक ऑर्डिनेंस आया था, उसके जरिए ये तमाम इख्तियारात सेशंस जज कोर्ट या एडिशनल सेशंस कोर्ट को ये इख्तियारात तफवीज कर दिए गए। अब एडिशनल सेशन कोर्ट या सेशन कोर्ट वही पार्स 491 हेबियस कॉर्पस के हवाले से यूज कर सकता है जो पार्स बेसिकली हाई कोर्ट को दी गई थी। हाई कोर्ट की वही पार्स अब एडिशनल सेशन जज या सेशन जज 2002 के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट के बाद जो इंजर्शन की गई उसके तहत वो ये इस्तेमाल कर सकता है। अब इसकी 491 सीआरपीसी की एक एक्सेप्शन है, वो 491 सब क्लॉज 3 में प्रोवाइड की गई है। इसमें एक्सेप्शन या डिफेंस ये है कि कोई भी ये इस सेक्शन का इतलाक उस सूरत में नहीं होगा कि कोई शख्स किसी भी कानूनी तौर पे किसी दीगर मुकदमे में या कानूनी प्रोसीडिंग में किसी शख्स को रखा गया हो। सपोज एक शख्स को थाने वाले उठा के ले जाते हैं और वहां से उसके वारसान आते हैं और सेशन कोर्ट में आके वो हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करते हैं। वहां से जब बेल ऑफ कोर्ट जाता है वहां से उनको रिकवर करते हैं,
कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं तो वो आके बताते हैं कि ये तो फलां एफआईआर में हमें इन्वॉल्व है और फलां एफआईआर में ये रिक्वायर्ड है, फलां ऑफेंस में ये रिक्वायर्ड है और इसका एज पर लॉ 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के पास पेश करके इनका रिमांड लिया जा चुका है। तो उस सूरत में ये कस्टडी लीगल हो जाएगी, ये इलीगल कस्टडी नहीं देगी। अब इसमें एक और इसका इतलाक होता है, जैसे 13 MPO 16 MPO या जैसे भी आपने गुज़श्ता अरसे में देखा कि तहरीक लब्बैक के लोगों को उठा के ले गए और उठा के लेके मुख्तलिफ जेलों में रख दिया गया। अब उस सूरत में क्योंकि वो लॉ के मुताबिक था और उसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत उन्हें रखा गया था, तो इसलिए उनकी कस्टडी जो थी वो लीगल इलीगल कस्टडी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। तो यानी कि किसी दीगर कानून के तहत अगर उनकी डिटेंशन होगी तो वो 491 की एक्सेप्शन होगी और वो 491 CRPC के तहत उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब मैं अर्ज कर देता हूं कि किसी भी शख्स को आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कैसे प्रोवाइड की जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 ऐसे आर्टिकल्स मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो हर बंदे की आज़ादी को, किसी भी आम शख्स की, आम शहरी की आज़ादी को प्रोटेक्ट करते हैं। उनमें आर्टिकल 4 है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें वो कहते हैं कि हर शहरी को इख्तियार हासिल है, उसका हक है कि उसको कानून के मुताबिक प्रोटेक्ट किया जाए और कानून के मुताबिक डील किया जाए। यानी कि आर्टिकल 4 ये कहते हैं कि किसी भी शख्स को कानून के मुताबिक डील किए जाने की प्रोटेक्शन आर्टिकल 4 प्रोवाइड करता है। इसके साथ आर्टिकल 9 है जो कहता है कि किसी भी शख्स को इख्तियार हासिल है कि उसकी आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जाए और उसकी आज़ादी को किसी तरह कर्टेल ना किया जाए। आज़ादी की किसी भी शख्स की शख्सी और ज़ाती आज़ादी को आर्टिकल 9 प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किसी भी शख्स के गैर कानूनी अरेस्ट से उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि ये 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो तीनों आर्टिकल्स 491 के तहत आगे जाके इसी को ऑपरेशन करके इन्हीं आर्टिकल के तहत किसी शख्स की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने के लिए 491 का आगे प्रोवाइड किया गया कि ये 491 बेसिकली वो इख्तियार है जिसके तहत आर्टिकल 4, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें अब देखना ही है कि ये ट्रायल कैसा होगा, इसकी प्रोसीडिंग कैसी, 491 की प्रोसीडिंग कैसी होगी। तो 491 की प्रोसीडिंग बेसिकली समरी प्रोसीडिंग होगी। समरी प्रोसीडिंग से मेरी मुराद ये है कि ये फौरी तौर पे देखा जाएगा और फौरी तौर पे सरसरी समाअत करके इसको डिसाइड कर दिया जाएगा। इसमें एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। यानी कि ये फौरी तौर पे बेसिकली इंटरिम कस्टडी को मेंटेन करने के लिए होता है। और इसमें PLD 2008 लाहौर 479, 2009 MLD 258 ये 2 बेसिक जजमेंट्स हैं जो डिफाइन करती हैं कि इसमें प्रोसीडिंग किस तरह की होगी। इसमें प्रोसीडिंग यानी कि 491 के तहत ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ एक इख्तियार हासिल है और वो ये इख्तियार है कि वो उस किसी भी शहरी को अपने पास तलब करे। अगर किसी के मुतालिक ये मौजूद है कि ये खुदा ना खास्ता किसी इलीगल कस्टडी में है तो उसको अपने पास तलब करे और अपने पास तलब करने के बाद अगर सेटिस्फाइड हो कि इसकी जो डिटेंशन है वो इलीगल है, इसकी कस्टडी इलीगल है या इम्प्रॉपर है, तो उस सूरत में उस कस्टडी को फौरी तौर पे रिस्टोर करने के ऑर्डर्स कर सकता है। वो मैंने अर्ज किया कि रिस्टोर ऐसे करेगा, या तो अपने अगर वो बालिग है तो उसे आजाद कर दिया जाएगा, अगर नाबालिग है तो उसकी कस्टडी उसके गार्डियन को दे दी जाएगी। इसके अलावा कोई और प्रोसीडिंग अदालत 491 के तहत नहीं कर सकती। वो किसी किस्म की एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकती, वो ट्रायल नहीं कर सकती। उसको सिर्फ ये देखना कि क्या ये कस्टडी इलीगल या इम्प्रॉपर है। अगर इलीगल और इम्प्रॉपर हो तो कानून के मुताबिक उन्होंने उसकी कस्टडी को खत्म, उसकी जो इलीगल इम्प्रॉपर कस्टडी है उसको खत्म करके उसे लीगल कर देना। अगर कोर्ट को फौरी तौर पे ये महसूस हो जाए कि इसकी कस्टडी लीगल है और इम्प्रॉपर भी नहीं है, तो उस सूरत में वो उसको डिसमिस कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी एप्लीकेशन को। ये अपनी फाइंडिंग देगी कि इसकी कस्टडी इस लॉ के तहत या इस तरह ये कस्टडी बेसिकली इलीगल या इम्प्रॉपर नहीं है।
अब इसमें इसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कि जैसे कि अमूमन ये होता है कि लोगों को तंग करने के लिए समटाइम्स इस तरह की 491 का सहारा लिया जाता रहा माजी में, तो उसमें देखती है अदालत अदालत अगर इस नतीजे पे पहुंचे कि ये झूठी एप्लीकेशन थी या सिर्फ तंग करने के लिए ये एप्लीकेशन फाइल की गई, तो अदालत ऐसी सूरत में जुर्माना भी आयद कर सकती है। कंपनसेशन अवार्ड करने का, जो उसमें डिस्टर्ब हुआ वो मुतासरा शख्स को कंपनसेशन अवार्ड करने का, जैसे कि वो दूर से आया या उससे जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस हुई, फिजिकल डिस्टर्बेंस हुई, उसके अगेंस्ट कोर्ट उसे अवार्ड कर सकती है फाइन, और उस पे उसको फाइन डाल सकती है। और ये है 2011 MLD 337 के तहत। उसमें इसी तरह की एक पिटीशन फाइल की गई, जो ऑनरेबल कोर्ट को ये महसूस हुआ, उन्होंने देखा कि ये सिर्फ महज बदनीति से उसे तंग करने के लिए की गई थी, तो उस पे उसको जो पिटिशनर था उस पे कॉस्ट डाली गई और कॉस्ट डाल के वो कंपनसेशन अवार्ड की गई जो शख्स मुतासिर इससे हुआ था। अब इसमें जो प्रोटेक्शंस हैं, डिफेंसेस हैं, वो बेसिकली डिफेंसेस क्या हैं, या इसमें अब मैं अर्ज करता हूं कि किन सूरतों में 491 का इतलाक हो सकता है और किन सूरतों में नहीं हो सकता। तो 491 का इतलाक सबसे पहले तो इतलाक के लिए जब कोर्ट के पास प्रोड्यूस कर दिया जाएगा किसी भी शख्स को, तो ऑनरेबल कोर्ट उसमें ये देखेगी कि क्या किसी ये दीगर FIR में नामजद तो नहीं है ये बंदा। अगर वो किसी FIR में नामजद होगा तो प्रॉपर डील करने के लिए वो उसमें ऑर्डर कर देगी, उसकी कस्टडी जो है मुतलका अथॉरिटी के हवाले भी की जा सकती है। और इसके अलावा देखा जाएगा कि ये शख्स जो उनके सामने प्रोड्यूस किया गया, इसका बगैर रोजनामचा में इंदराज किए बगैर किसी हवालात या किसी थाने में किसी पुलिस वालों ने इससे तो नहीं रखा हुआ, और या बगैर रोजनामचा के उसे हथकड़ी में बांध के किसी भी जगह अगर रखा गया हो तो वो इलीगल कस्टडी ही डिक्लेयर होगी। इसी तरह अगर किसी FIR में उसे अरेस्ट किया गया, FIR में अरेस्ट करने के बाद उस दिन जिस वक्त अरेस्ट किया गया उस वक्त रोजनामचा में उससे नहीं रखा गया, जब बैलेफ ऑफ द कोर्ट वहां पे जाएगा, बेशक उसकी कस्टडी उस किसी मुकदमे में की गई हो, लेकिन बैलेफ ऑफ कोर्ट जब जाके रोजनामचा थाने में चेक करेगा, अगर रोजनामचे में वो बेशक FIR में नामजद है लेकिन रोजनामचे में उसकी अरेस्ट इंदराज नहीं, तो इसको भी इलीगल अरेस्ट ही डिक्लेयर किया जाएगा और वो भी आके कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इस सूरत में भी कोर्ट अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। इसमें 491 के हवाले से एक बहुत अहम सवाल आता है कि कौन फाइल कर सकता है, इसमें लोकस स्टैंडाई किसको हासिल है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के लोगों को लोकस स्टैंडाई हासिल है, जिसमें सबसे पहले एक टर्म इस्तेमाल होती है एनी एग्रीव्ड पर्सन, यानी कोई भी शख्स जो किसी की डिटेंशन से मुतासिर हो रहा है, कोई भी शख्स वो कर सकता है। सपोज फैमिली है, तो अगर कोई बंदा वहां से उस फैमिली से ले लिया जाता है, या कोई दोस्त है जो उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो एग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। उसके बाद दूसरा अख्तियार आर्टिकल 199 के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट को हासिल है कि वो सुओ मोटो एक्शन ले के भी, जब हाई कोर्ट के नोटिस में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के नोटिस में ये बात आ जाए कि उनकी एपिलेंट जुरिस्डिक्शन में कोई शख्स इलीगली डिटेन है, तो वो सुओ मोटो अख्तियारात के तहत भी उसको अपने सामने प्रोड्यूस करने का ऑर्डर कर सकती है और उसके बाद उसके रिलीज का ऑर्डर कर सकती है। इसके साथ एक अहम इख्तियार जो है वो एडवोकेट्स को भी है। कोई भी एडवोकेट जिनको ये पता चले, कोई भी वकील जिनको ये इल्म हो कि फलां शख्स किसी भी जगह इलीगल कस्टडी में है मौजूद है और वो 491 में डेफिनेशन में फॉल करता है, तो वो शख्स, कोई भी वकील जाती तौर पे भी एक्शन लेके वो कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकता है, वो जाती तौर पे भी पिटीशन फाइल कर सकता है। इसके बाद डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स जो है वो भी, उनको भी इख्तियार हासिल है कि वो भी ये पिटीशन अपने तौर पे भी फाइल कर सकते हैं। इसके साथ एक बहुत अहम बात वो ये कि कोई भी स्ट्रेंजर जिसका कोई ताल्लुक इस बंदे से ना हो वो भी फाइल कर सकता है, उसके लिए भी बार नहीं है, वो सिर्फ कोर्ट के नोटिस में लाने के लिए होता है। कोई भी स्ट्रेंजर, उसे पता चले कि फलां जगह कोई भी शख्स इलीगल कस्टडी, इलीगल या इम्प्रॉपर कस्टडी में है, तो वो भी पिटिशनर बन के फाइल कर सकता है। अब इसमें होगा क्या कि अगर कोई फीमेल है किसी जगह, कोई खातून है जो किसी की इलीगल कस्टडी में है,
तो वो क्योंकि सुई ड्यूरिस होंगी, वो जब उनको पेश किया जाएगा तो ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इसकी कस्टडी जो है वो इस शख्स के, अगर वो विलिंग हो उस शख्स के साथ जाने में, चाहे उस शख्स का उस खातून के साथ कोई रिलेशन ना हो, लेकिन वो विलिंग हो उनके साथ, उसी स्ट्रेंजर या अजनबी के साथ जाने में, तो कोर्ट उनके साथ भेजने का ऑर्डर कर सकती है। अब इसमें एक एक्सेप्शन इसमें भी मौजूद है, वो ये कि किसी ने पिटीशन फाइल की कि माइनर और उनकी मदर जो फीमेल हैं, माँ और बच्चे इलीगल कस्टडी में हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ माँ की हद तक इख्तियार हासिल है कि वो मदर को हैंड ओवर कर सकते हैं उस स्ट्रेंजर के, लेकिन नाबालगान को वो सिर्फ गार्डियन के हवाले ही करेंगे, नाबालगान को वो स्ट्रेंजर के हवाले नहीं करेंगे। इसमें 1977 SCMR 343 में ये डिस्क्राइब की गई सारी सिचुएशन कि एक स्ट्रेंजर किस तरह पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट को क्या क्या इख्तियारात हासिल हैं। ऐसा एक केस आया था, उस केस में डिटेल जजमेंट जो है वो 1977 SCMR 343 है, वो पढ़ लीजिएगा तो आपको वो पता चल जाएगा कि किस किस सूरत में एक स्ट्रेंजर भी